हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एक नया एपिसोड। देखते हैं आज क्या होने वाला है इस एपिसोड में। सो स्टार्ट करते हैं। सर, आपने बुलाया था। आहिस्ता से दरवाजा नॉक करती है वो वहीं खड़ी खड़ी बोली थी। उसकी आवाज़ पे लैपटॉप से निगाहें उठाते हुए सामने एक पल के लिए उसके जानिब देखा। हाँ हाँ जाओ। उसको जवाब देता हुआ वो अगले ही पल मसरूफ से अंदाज में फिर से लैपटॉप पर झुक गया था। वो तजब्जुब से चलती हुई उस आलीशान ऑफिस में रखी बड़ी सी मेज के सामने आर की और खड़े खड़े एक घबराहट भरी निगाह पूरे ऑफिस पे दौड़ाई। बैठो, उसकी जानिब देखे बिना वो सामने रखी हुई चेयर की जानिब इशारा करते हुए यूं ही मसरूफ से अंदाज में बोला था। उसने ठिठक कर एक नजर इब्तिसाम को देखा और दूसरी नजर खुद से कुछ फासले पर रखी हुई चेयर को। वो यहाँ बैठ जाए। वो वहाँ बैठना तो दूर की बात, आम एम्प्लॉयज या इंटर्नीज को तो यूं बिलावजह अंदर दाखिल होने की भी इजाजत नहीं थी। वो तो बहुत ही खास मेहमानों या फिर ऊपर वाली पोस्ट पे काम करते हुए उन सीनियर मेंबर्स के लिए थे जिन्हें उससे कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता था। वो कब से आम स्टाफ को ऑफिस में बुलाकर यूं अपने साथ बिठाने लगा। उसको एकदम से मजीद घबराहट होने लगी। उसका बैठने का कोई इरादा नहीं था, पर लैपटॉप बंद करता हुआ इब्तिसाम सरहद से खड़ा होकर उसके जाने पड़ा तो शदीद घबराहट के आलम में वो बिला इरादा खुद ब खुद पास रखी हुई चेयर पर बैठ गई। उसके नजदीक आते हुए सामने मेज से टेक लगाकर गहरी तोलती हुई नजरों से उसके चेहरे से लेकर उसकी पूरे थरापे का जायजा लिया था। चेहरा तो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था, पर मुतनासिब सा सरापा ठीक ठाक पुरकशिश था। सबसे बढ़कर आम से होलिये और तमीज़दार लिबास में मलबूस उसकी शख्सियत बिल्कुल एक अजीब सा वक़ार था। उसके ज़हन में बेसाख्ता उसका किसी और से मुवाज़ना किया। चेहरा बिलाशुबा उसकी तरह हसीन नहीं था, पर ठहराव और वक़ार वैसा ही था। उस रोज़ के लिए आई एम सॉरी। उसके नज़दीक खड़ा वो उसको अंदर तक जांचती हुई नज़रों से देखकर बोला तो उसने बेसाख्ता सख्ती से अपने दोनों हाथों की उँगलियां घबराहट भरे अंदाज में एक दूसरे में पेवश की। नहीं सर, इट्स ओके, आप प्लीज सॉरी मत कहें। बामुश्किल अपनी घबराहट पे काबू पाती वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी। उसका भला उससे क्या मुकाबला था, वहाँ का मालिक था, वो आम सी इंटर्नी। वो माफ़ी ना भी मांगता तो किसी ने उसका क्या बिगाड़ लेना था। और खुद उसको सिर्फ और सिर्फ उस इंटर्नशिप से मतलब था जिसके बगैर एक आम सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसे कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिल सकती थी। इसीलिए वो इतना ज़रूरी करने के बाद माफ़ी ना भी मांगता, तब भी वो आंखें नाक कान सब बंद करके वहाँ काम करती रहती। उल्टा उसे तो ये डर था कि कहीं वो मुश्तइल होकर उसे निकाल ना दे। उसका उसका पीए ऑफिस में आया तो उससे ध्यान हटाता और इब्तिसाम उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। अगला एक घंटा वो बिला मकसद उसे वहाँ बिठाए किसी न किसी काम में मसरूफ रहा था। एक दो बार तिरछी नजरों से उसको देखते हुए उसने सोचा कि उससे इजाजत लेकर चली जाए, फिर उस रोज वाला वाकया याद करते हुए खामोशी रहने में आफिया समझी। तुम्हारा ऑफ हो गया है ना, घर कैसे जाओगी। सब कामों से फारिग होता हुआ अपनी कलाई में बंदी घड़ी देखकर मफरूर से अंदाज में बोला था, सर मेरी फ्रेंड यही पास में काम करती है, वो मुझे पिक कर लेगी। वो खड़ा होता हुआ उसकी जानिब बढ़ा तो सूख का सांस लेते उसने भी चेयर से उठने की कोशिश की, पर उसके खड़े होने से कबल ही वो फिर से उसके सर पर आ खड़ा हुआ हुआ था। वो उठती उठती फिर से वापस बैठ गई। बस ड्रॉप कर दूं, मैं से टेक लगाता हुआ वो उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा होकर मध्यम आवाज में बोला था। निगाहें उसके बावजूद के आर पार हो रही थी। उसके जहन में एक पल के लिए उस रोज का मंजर लहराया जब उसने दानिस्ता पहले उसके हाथ और फिर उसके बाजू को छुआ था। आज तो लहजा भी उस रोज की तरह सुपाट नहीं, बल्कि उसके बरक्स कुछ मुख्तलिफ सा था। नहीं सर, थैंक यू। लव शरूरी तौर पर हाथ से अपना चेहरा साफ करती हुआ वो वक्त बोली थी। तो गहरी नजरों से उसको देखते हुए इब्तिसाम ने उसके चेहरे से निगाहें हटाए बिना हाथ बढ़ाकर कुछ फासले पर पड़ा हुआ टिश्यू बॉक्स उठाया और उसके सामने किया। उसे समझ नहीं आई कि ये क्या करे। वो यूं ही बैठी रही। मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। उसको वहीं जमा देखकर वो गराकन करती हुई की बार बार वाज़ेह अल्फाज में बोली थी। उसका एतमाद और दो टूक लहजा देखता हुआ इब्तिसाम पहली बार जरा सा मुतासिर हुआ। कुछ देर वो यूं ही वहां खड़ा रहा, फिर अपना फोन उठाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही वो भी सरस से वहां से खड़ी हुई थी। रात का कोई पहर था जब वो एकदम शदीद बेचैनी से उठ बैठी। अपना हाथ सीने पर रखकर मसलते उसने चेहरा मुड़कर एक नज़र मुस्तजाब पर डाली और दूसरी उसके बाजू पे जिस पर सर रखकर वो लेटी हुई थी। अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए उसने बामुश्किल खुद को रोने से रोका। तबीयत बोझल सी थी और दिल बेचैन था। पता नहीं क्यों एकदम से अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी। लेटा ही नहीं जा रहा था। लेटते ही दिल मजीद पूरी तरह घबराने लगता था। भोर क्या हुआ, उसको यूं बैठा हुआ देखकर आहिस्ता से उसका बाजू थामता मुस्तजामी में डूबी भारी आवाज में बोला तो हुरिया ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा। आ जाओ, नरमी से उसका गाल सहलाता हुआ वो दोबारा से उसे अपने बातों पर लिटाकर बोला था। पता नहीं वो क्यों इतना बेचैन हो रही थी, जो यूं बार बार उठकर बैठ रही थी। नहीं, रुहान सी आवाज में बोलती हुआ फिर से बेकली सी उठ बैठी। दिल अचानक से इतनी बुरी तरह घबराने लगा था, यूं जैसे कुछ बुरा होने वाला हो।
क्या हुआ है? उसकी हालत देखता हुआ परेशानी से कहने के बाद ज़रा सा उठा, आप ठीक से नहीं लेटे। उसकी रुहान-सी आवाज़ सुनते ही मुस्तैद ने एक नज़र खुद पे और अपने बाजू पे डाली। वही रोज़ वाली पोजीशन थी, हर रोज़ भी वो ऐसे ही सोते थे। आपके बाजू में कोई मसला है? उसकी नासमझ सी शक्ल देखती हुई हुरिया ने खुद भी अपनी बेचैनी की वजह ना समझते हुए अब की बार सारा इल्ज़ाम उसके बाजू पे धरा। अब मैं बाजू तो नहीं बदल पा सकता हूर, नींद से भारी आवाज़ में वो बेचारगी से बोला था। आ जाओ, हर रोज़ भी यही बाजू होता है, आज उसमें कांटे उग आए हैं। उसको थाम कर ज़बरदस्ती अपने साथ लिटाता हुआ सुजान ने फिर से आंखें मूंद ली। उसके बाजू पे सर रखे वो आंखें खोले कुछ देर यूं ही नीम अंधेरे में सामने देखती रही। नींद एकदम से उड़ गई थी, दिल जैसे बार बार कहीं डूबकर ऊपर रहा था। उसने एक नज़र नींद से बेहाल मुस्तैद पे डाली। उसे तो सुबह ऑफिस भी जाना था और बार बार उसकी नींद उसकी वजह से खराब हो रही थी। वो बिल्कुल आहिस्ता से उठी और चेहरा मुखालिफ सिमत में उसके पैरों वाली जानिब रखती हुई वहीं उसे कुछ फासले पे करवट के बल लेट गई। मुस्तैद ने ज़रा सी आंखें खोलकर उसको देखा था, फिर मुतमईन होते हुए दोबारा से आंखें मूंद ली। कुछ देर वो यूं ही लेटी रही, फिर दोबारा से बेचैनी से उठ बैठी। किसी तरह भी सुकून नहीं आ रहा था। फिर से एक नज़र उस पर डालती हुई हुरिया ने दोनों हाथों से अपने लंबे बाल समेटे और उसके पिंडों से कुछ ऊपर उसकी टांगों पे सर रखकर लेटते हुए आंखें मूंद ली। सुजाब ने फिर से एक पल के लिए ज़रा सी आंखें खोलकर उसको देखा था, फिर उसको आंखें मूंदे देखकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। उसकी टांगों पे सर रखे रखे ही हुरिया ने फिर से करवट बदली तो आंखें खोलता हुआ एकदम से उठ बैठा। उठो, इधर आओ, उसको दोनों बाजुओं से थाम कर बिठाता हुआ मुस्तैद ने उसे अपने नजदीक खींचा था। सो तो वो पा नहीं रही थी किसी भी हालत में, इतनी देर से बस यूं ही बेचैनी से करवटें बदल रही थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? उसका चेहरा दोनों हथेलियों में भरता हुआ वो तफक्कुर से बोला था। अपने चेहरे पे धरे उसके दोनों हाथ थामती हुई हुरिया ने धीरे धीरे से बात में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ है? उसकी भीगी आंखें देखता हुआ मज़ीद परेशान हुआ। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो बेचैन सी आवाज़ में बोली। तो कुछ देर वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके चेहरे का एक एक नश नरमी से चूमता हुआ उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। उसे दोनों बाजुओं के हिसार में लेते हुए सुजाब ने उसे अपने सीने से लगा और यूं ही उसे सीने से लगाए लगाए फिर से लेट गया। उसके मजबूत से हिसार में उसके सीने से लगी हुरिया अब की बार कुछ पुरसुकून हुई थी। पिछले 1 साल में शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी थी जब वो उसके बाजू पे सर रखे बगैर उसके सीने में चेहरा छुपाए बिना सोई थी। उसके पुश पे बात वायल करते हुई वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगी तो मुस्तजाब ने उसके गिर्द बंधे हुए अपने दोनों बाजुओं की गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और धीरे धीरे उसे थपकने लगा। फिर आंखें खोलकर उसको देखा, वो आधी से ज़्यादा उसके ऊपर थी। अब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको थपकता हुआ वो हल्की आवाज़ में बोला था। हुरिया ने आंखें मूंदे मूंदे अस्पात में सर हिला दिया। बेचैनी कुछ कम हुई थी पर ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे साथ रहना हमेशा। उसके सीने में चेहरा छुपाया उसके मानूस से लम्स में अपना सुकून तलाश करती हुई पता नहीं उसके किसी एहसास के ज़ेर असर बोली थी। उसकी रुंध हुई आवाज़ सुनकर मुस्तजाब ने एक पल में आंखें वार की और उसको देखा, फिर जवाब दे बिना अपना हिज़ार मज़ीद मजबूत करते हुए उसका सर चुमा। उसके सीने पे लब रखती हुई हुरिया ने गहरी सांस खींचकर उसकी मानूस खुशबू अपने अंदर उतारी थी। फिर उसके जिस्म पे मौजूद हल्की सी टी-शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए उसे ऊपर खिसकाने की नाकाम सी कोशिश कर करने की मुसलसल उनके बीच रुकावट बन रही थी। उसकी हरकत देखकर मुस्तजाब कहने के बाद ज़रा सा उठा और टी-शर्ट उतारते हुए साइड पे उछाल दी। फिर दोबारा से उसे अपने हिसार में लेता हुआ पहले वाली पोजीशन में लेट गया। ये जो तुम कर रही हो ना, ये घबराहट नहीं। ठहर के धीरे धीरे उसको झपकता हुआ वो आंखें मूंदे मूंदे बोला था। उसकी बुझल सी आवाज़ सुनती हुई बेचैन हुरिया की होठों पे एक पल के लिए हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, पर वो जुबान से कुछ ना बोली। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और वो मुसलसल उसकी वजह से जाग रहा था। अब उसे सो जाना चाहिए था, साथ नहीं रहूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? उसकी खामोशी पे वो आंखें मूंदे मूंदे उसी बोझल सी आवाज़ में बोला, फिर कसमसाकर अपनी गिरफ्त से और ज़्यादा तंग करता हुआ खुद भी उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहुत बुरी आदत हो गई है हूर, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता हुआ वो बेबसी से बोला था। उसकी पीठ सहलाती हुरिया ने आहिस्ता से आंखें वार की, उसकी गर्दन से चेहरा निकालते हुए मुस्तजाब ने उसके मुकाबिल किया और उसकी लंबी मुड़ी हुई भीगी पलकें देखने लगा। फिर नरमी से बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूमी और दोबारा से पहले की तरह उसे देखने लगा। हुरिया ने आहिस्ता से उसके गाल पे हाथ रखा। पता है उस रोज़ वो सब करते हुए कितने बुरे लग रहे थे। उस दिन इंतज़ाम के साथ हुआ उसका झगड़ा, उसकी ज़ुबान से निकली हुई गंदी गालियाँ, उसका वो जारियाना रूप याद करती वो हल्की सी भीगी आवाज़ में बोली थी। उसके अल्फाज सुनते हुए मुस्तजाब ने शर्मिंदगी से आंखें मीचते हुए फिर से उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया तो वो उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगी। तुम्हारा एक्शन देखकर ज़्यादा हो अंदाज़ा हुआ था, सॉरी। उसकी शर्मिंदा सी आवाज़ सुनती हुरिया ने मजबूती से उसके गिर्द बाजू हायल करके उसके कंधे को चुमा और फिर धीरे धीरे उसे थपकती खुद भी उसके साथ ही सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के 4 बज रहे थे। अपने ऑफिस से निकलता मुस्तजाब
मुस्तजाब सर झुकाकर फ़ोन पे कुछ करता हुआ मसरूफ़ से अंदाज में बाहर की जाने पड़ा। पिछली रात हुर्रिया के साथ-साथ वो खुद भी ठीक से नहीं सो पाया था और दूसरा उससे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए आज उसने सारी मसरूफ़ियात मुलतवी करते हुए जल्दी वापस जाने का सोचा था। अपने ड्राइवर का नंबर मिलाते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया और उससे गाड़ी पार्किंग से निकाल कर सामने लाने की ताकीद करता हुआ खुद वहीं टहलता उसका इंतज़ार करने लगा। रिसेप्शन के पास खड़े हुए सामने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली थी। वह भी चंद लम्हे पहले ही किसी मीटिंग से वापस लौटा था और वहाँ खड़ा हुआ अपने पिए का इंतज़ार कर रहा था ताकि उससे एक बार दरियाफ्त करके मज़ीद कोई ज़रूरी काम ना होने की सूरत में खुद भी वापसी के लिए निकल सके। उस वाक़ये के बाद से दोनों के दरमियान बातचीत मुकम्मल तौर पे बंद थी। उससे नज़र हटाते हुए सामने एक निगाह दाएं जानिब निकलते हुए कॉरिडोर पर डाली। अगले ही पल लिफ्ट से निकलकर उस जानिब बढ़ती उस इंटर्नी को देखकर उसके लबों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट फैली थी। हूर वहीं खड़े खड़े थे सामने बुलंद आवाज़ में बेतकल्लुफ़ी से उसे पुकारा तो फ़ोन पे मसरूफ़ मुस्तजाब उसकी ज़ुबान से निकला हुआ नाम सुनकर वहीं अपनी जगह सुन हो गया। वो तो वहाँ खड़ा अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि वो भी वहीं मौजूद है। वर्किंग आवर्स ख़त्म होने का वक्त था, इसलिए रश के बायस ड्राइवर को गाड़ी निकालते निकालते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। फ़ोन पे चलता हुआ उसका हाथ बिल्कुल साकित हो गया। कॉरिडोर के जाने पड़ती हुई हुर्रिया नामी उस इंटर्नी ने बेध्यानी में इब्तिसाम की पुकार सुनी थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो रुकी नहीं थी पर कदमों की रफ्तार सुस्त जरूर हुई थी। उसने एक पल के लिए इधर-उधर देखा। वो किसे बुला रहा था? उसे तो आज तक किसी ने उस नाम से नहीं बुलाया था, पर वहाँ ऐसा और कौन था जिसे उस नाम से बुलाया जा सकता था? उसके सिवा तो दूर-दूर तक किसी का नाम या उससे मिलता-जुलता नहीं था। उसके कदमों की रफ्तार सुस्त होते हुए बिल्कुल रुक गई। वहीं खड़े-खड़े उसने पलटकर रिसेप्शन की जानिब देखा जहाँ से इब्तिसाम की आवाज़ आई थी। रिसेप्शन पे कहनी टिकाए खड़ा इब्तिसाम उसकी ही जानिब देख रहा था। उसके पलट के देखने पर इब्तिसाम ने उसे गैर मुकद्दमी मुस्कुराहट उछाली। वो आहिस्ता से चलती हुई उसके नज़दीक चली आई। जी सर। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ नाम सुनकर मुस्तजाब हनूज सकते में था। उसके फ़ोन पे ड्राइवर की कॉल आने लगी थी। शायद वो बाहर आ चुका था, पर वो बस सुनसी नज़रों से सामने देख रहा था। ये क्या था जो अभी भी उस शख्स ने किया था? क्या उसने जानबूझकर किया था? ख़ास तौर पर उसे सुनाने के लिए, उसकी गैरत को लड़काने के लिए जानबूझकर उस लड़की को उस नाम से पुकारा था जिससे बिलख़ुसूस वो अपनी बीवी को पुकारता था। कैसी हो? फ्री हो गई? उलझन भरे अंदाज में इब्तिसाम को देखते हुई वो उसके नज़दीक आ रुकी तो इब्तिसाम ने हल्की आवाज़ में बेतकल्लुफ़ी से दरियाफ्त किया। जी सर, मैं बस वाइंड अप करके निकल ही रही थी। वो महतात अंदाज में बोली थी। मैं ड्रॉप कर दूँ? रिसेप्शन पर कहनी टिकाए वो ज़रा सा उसकी जानिब झुककर हल्की सी बोझल आवाज़ में बोला तो फिर से उसका वही उस रोज़ वाला सवाल सुनकर उसका सांस एक पल के लिए रुका। सर, मैंने उस दिन बताया तो था आपको। वो अटक कर बोली थी। उसको देखते हुए इब्तिसाम ने तासुब से सर हिलाया। हमेशा ऐसे ही रहोगी घरवालों से डर कर? वो अफसोस भरे लहजे में बोला था। सर, मैं माथे पे उमड़ता पसीना साफ करती वो घबराहट भरे अंदाज में बोली। फिर एक छोड़ने का उस बड़ी सी रिसेप्शन पे डाली। पूरी रिसेप्शन खाली थी। बस दूर आखिरी कुर्सी पे बैठा हुआ लड़का मसरूफ़ से अंदाज में मॉनिटर पर झुका था। यकीनन उस तक उन दोनों की आवाज़ें नहीं पहुंच रही थी। तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मज़ीद बोझल आवाज़ में बोलता हुआ इब्तिसाम थोड़ा सा और उसकी जानिब झुका तो उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर उसकी घबराहट एक पल में हंस से सिवा ही उसका चेहरा देखकर इब्तिसाम दिलकशी से हंसा था। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है ना? इसी दिलकश से अंदाज में बोलते हुए उसने अपनी आवाज़ फिर से दानिशा ऊँची की ताकि कुछ वास्ते पे खड़े मुस्तजाब की समाअत तक उसके अल्फाज बआसानी पहुँच जाएँ। ज़ाहिर है हूर हो तो खूबसूरत ही होगी। फिर से हूर पे जोर देता हुआ कदरे बुलंद आवाज़ में बोला था। सुन खड़े मुस्तजाब के चेहरे पे पथरीले सख्त तासुरात फैले थे। फ़ोन वाला हाथ पहलू में गिराते उसने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। वो लड़की जो उसके सामने खड़ी थी उससे उस हुर्रिया में तो शायद उसे 1% भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर वो किस हूर की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था? हूर तो खूबसूरत ही होती है। रिसेप्शन पे खड़ा हुआ इब्तिसाम उस लड़की की जानिब झुका फिर से 2 मायने लहजे में बोला। निगाहें खुद कुछ फासले पे खड़े हुए मुस्तजाब की पुष्प पे गड़ी थीं और वो आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बआसानी उस तक पहुँच जाए। बस उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर मुस्तजाब की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। सुर्ख पड़ते चेहरे पे ज़ब्त और तैश के मारे पसीने के कतरे चमके थे। चट्टानों की सी सख्ती चेहरे पे सजा। उसने महज एक पल के लिए आंखें मूंदी और अगले ही पल इश्तियाल में सब कुछ फरामोश करता हुआ वो अपना फ़ोन वहीं गिरा था। रिसेप्शन पर खड़े इब्तिसाम की जानिब बढ़ा। ये सब कुछ किस हूर के लिए बोला गया था? वहाँ मौजूद कोई और इंसान जानता हो या नहीं, पर वो खुद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। ये सब उसकी बीवी के लिए बोला गया था। एक बार फिर से वही मंज़र था। जगह मुख्तलिफ थी पर हालात व वाक़ियात हूबहू वही। उनकी बुलंद आवाज़ें सुनकर, उनको एक दूसरे का गिरबान जकड़े देखकर गार्ड सरबराह कर भागती उन दोनों के नज़दीक आए थे। एकदम से हर जानिब भगदड़ मच गई थी। ज़बरदस्ती उन दोनों को काबू करते हुए गार्ड्स उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। उसामा यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से ऑफिस नहीं आया था। रिसेप्शन पर बैठे हुए लड़के ने घबरा कर
आलम शाह गर्दीजी को कॉल मिला। इब्तिसाम के साथ खड़ी हुई हुरिया नामी इंटर्नी घबरा कर सरस से खिसकती हुई साइड पे हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता झमघटा लगने लगा था। क्या हुआ था उस समेत किसी को कुछ समझ नहीं आया था। बस वो मंजर था जिसे देखते एकदम से अफरा तफरी मच गई थी। 5 से 6 बजे के दरमियान का कोई वक्त था जब बेजार सी हुरिया मुलाजमा को रात के खाने से मुतालिक हिदायत देती। किचन से बाहर निकली। रात को ठीक से सो नहीं पाई थी और पूरा दिन भी वही घबराहट भरी कैफियत आ भी रही थी। अभी वो किचन से बाहर आकर सोफे पे बैठी ही थी जब गुस्से से बिफरा हुआ मुस्तजाब अंदर दाखिल हुआ और इर्द गिर्द देखे बिना बेडरूम की जाने पड़ गया। उसको देखकर अपने ख्यालों से बाहर आती हुई हुरिया एकदम खड़ी होकर सरस से उसके पीछे बढ़ी जो खिलाफ मामूल उसे मुखातिब के बिना तेजी से बेडरूम की जाने पड़ रहा था। मेरे पीछे मत आना, उसको अपने पीछे आता महसूस करके मुस्तजाब एक पल के लिए पलटा और उंगली उठाकर वार्न करने के से अंदाज में उसके चेहरे के नज़दीक पूरी कुव्वत से चिल्लाया। उसकी बुलंद आवाज़ पे वो घबरा कर एकदम पीछे हुई थी। वो अगले ही पल उसका तहस से उफ पड़ता हुआ चेहरा देखकर हुरिया का दिल पाताल में डूबने लगा। दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ मारता हुआ अंदर गायब हो चुका था। लाशौरी तौर पर पेट पे हाथ रखती हुरिया ने घबरा कर पलट कर देखा। शुक्र है इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था। किचन में काम करती मुलाजमा कुछ लम्हे पहले ही शायद किसी काम से अपने क्वार्टर में गई थी। अंदर से आती हुई शोर की आवाज़ पे हुरिया ने एकदम फिर से घबरा कर दरवाजे की जानिब देखा और अगले ही पल अंदर दाखिल हो गए। उसके मना करने के बावजूद ही उस हालत में उससे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। पता नहीं क्या हुआ था। बेडरूम खाली था और आवाज़ ड्रेसिंग रूम से मुंसलिक बाथरूम से आ रही थी। शायद वो शदीद तैश के आलम में दीवार पर मुक्के मार रहा था। अपना चकराता हुआ सर थामती वो तेजी से उस जानी पड़ी और नॉब पे हाथ रखते हुए उसे घुमाया। दरवाज़ा लॉक था। मुस्तजाब कांपते हाथों से दरवाज़ा बचाती हुई घबराई हुई आवाज़ में बोली और फिर से नॉब घुमाते हुए उसे खोलने की कोशिश की। फिर दोबारा से परेशानी में जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा बजा बजा कर उसकी हथेली सुर्ख हो गई थी पर अंदर मौजूद मुस्तजाब जितने इश्तियाल में था उसकी समाअत ने शायद उसकी एक पुकार भी नहीं सुनी थी। बेजान टांगों से चलती हुई वो साइड टेबल तक आई और अपना फ़ोन उठाकर कांपते हुए हाथों से आलम शाह गर्दीजी का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाती वो बेडरूम से बाहर आई थी। वो कोई सियासी मीटिंग अटेंड कर रहे थे जब अपने फ़ोन पे आती हुई हुरिया की कॉल देखकर उन्होंने सरस से फ़ोन कान से लगाया। मुस्तजाब फ़ोन पे उसकी हिचकियाँ सुनकर वो एकदम परेशानी से सीधे हुए थे। क्या हुआ मुस्तजाब को? इतनी मुश्किल से तो बीच बचाव करवा कर वहाँ से उन दोनों को घर भेजा था जिन्होंने सबके सामने उनकी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब फिर पता नहीं क्या मसला हो गया था। क्या हुआ है? रोना बंद करो, आराम से मुझे बताओ। फ़ोन पे मुसलसल हुरिया की हिचकियाँ सुनते वो परेशानी से बोले। दिमाग पहले ही सरेआम इब्तिसाम और मुस्तजाब के बीच हुए झगड़े की वजह से मफलूज हो चुका था। और हुरिया का यूँ रोना, अगर वो मीटिंग ज़रूरी ना होती तो वो कभी इस मसले को सुलझाए बगैर वहाँ ना आते। क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम्हें कुछ कहा है क्या उसने? इर्द गिर्द देखते हुए वो हल्की आवाज़ में तफक्कुर से बोले थे। नहीं, उसने खुद को अंदर बंद कर लिया है। मेरी बात नहीं सुन रहा, प्लीज़ जल्दी आए, वो अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा लेगा। उनकी तफक्कुर में डूबी आवाज़ सुनकर अपनी घबराहट पे काबू पाती हुरिया मुश्किल बोली, मैं आ रहा हूँ, तुम दूसरे कमरे में जाओ, उससे कोई बात मत करो, मैं खुद आकर करता हूँ, तुम बस वहाँ से हट जाओ। उसको ताकीद करते हुए परेशानी से खड़े हुए थे। जानते थे कि वो जितना मुश्तइल था वो कभी किसको अकेले नहीं संभाल पाएगी। पूरी ज़िंदगी उन पे जितनी अपनी मनमर्जियाँ चलाई थी, बुढ़ापे में उन सब ने मिलकर उनको उतना ही ख्वार करके रख दिया था। फ़ोन बंद करके आंसू साफ करते हुए उनकी हिदायत पर अमल करके दूसरी जानिब बने हुए बेडरूम की तरफ बढ़ गई। वो आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुंचे थे और अब उन्हें वहाँ आए हुए भी 1 घंटा बीत चुका था। बहुत मुश्किल से उनकी मिन्नतों पर वो दरवाज़ा खोलने, उनकी बात सुनने पर राज़ी हुआ था। उसकी बात सुनकर उसका मुश्तइल रूप देखकर उन्हें काफ़ी हद तक वजह तो मालूम हो ही गई थी। अब तो वो उसे समझा कर भी थक गए थे और बस परेशानी के आलम में वहाँ सोफे पे बैठे थे। उनके सीने से लगी हुरिया की मध्यम हिचकियाँ वक्फे से पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। क्यों घर का माहौल ख़राब कर रहे हो? उसको बाजू के साथ में लिया। उन्होंने बेबसी से मुस्तजाब की पुश देखी जो कदरे फासले पर दूसरी जानिब रखे हुए सोफे पर उन दोनों से पीठ बोरे बैठा था। चेहरे पर वही पथरीले तो सुपाट तासुरात थे। वो फिर से हुरिया को थपकने लगे। अब क्या सोचा है? ऐसे हमेशा तो नहीं चल सकता। उसकी खामोशी वो फिर से बोले थे। वो भी यहीं था, इब्तिसाम भी, और वो वजह भी जो उनके बीच उस सब का बाइस बनी थी। मत रहो यहाँ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कभी किसी दूसरे मुल्क में। उसकी पुछ देखते हुए मोहतात लहजे में बोले, मुबादा वो इस बात पर फिर से ना भपड़ जाए। उसके सिवा और क्या कर सकते थे? वो वजह तो ख़त्म नहीं कर सकते थे, या तो उसे कभी मालूम ही ना होता। उसके इल्म में आने से पहले ही वो इब्तिसाम को वास्ते देकर किसी तरह मामला संभाल लेते, बात दबा देते। पर अब जब एक बार वो जान ही चुका है तो अब क्या हो सकता था? अब तो चाहे इब्तिसाम पूरी ज़िंदगी खामोश भी रहता, तब भी वो ये बात अपने दिल से नहीं निकाल सकता था कि उसने उसकी बीवी पर नज़र रखी है। जब जब वो उसकी शक्ल देखता तब तब उसे ये बात याद आती। शायद हल था कि उन दोनों को यहाँ से कहीं दूर भेज देते जहाँ इब्तिसाम की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज ना हो सकती। मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले ही यहाँ सबसे दूर। उनकी बात सुनती हुई हिचकों के बीच बोलती हुई, इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं जहाँ इब्तिसाम की मौजूदगी इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज ना हो सकती हो। मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले ही यहाँ सबसे दूर।
उनकी बात सुनते ही हुरिया हिचकियों के बीच बोलती मजीद सख्ती से उनसे लिपटी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुही मुंह में कुछ बढ़ाते हुए सुजाब ने आहिस्ता से सर झटका। आप इन दोनों को भेज दें। उनके सीने से लगी वो हल्की आवाज़ में बोली तो उन्होंने बेबसी से अपनी उस लाडली नवासी को देखा। एक वही तो थी उन सब में सबसे ज़्यादा साबिर व शाकिर, जो हमेशा से उनके हर फैसले पर सर झुकाती आई थी। बाकी तो सुजाम से लेकर आबिर और मुस्तजाब से लेकर उसामा तक ने उन्हें गौर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक असवद था जिसने बेशक बदतमीजी कभी नहीं की थी, फिर भी बहरहाल करता अपनी ही मर्जी था। असीर के मुतालिक किए गए उसके फैसले ने वैसे उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। सब खानदान वालों को जवाब तो उन्होंने ही देना था। तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। वो उसको थपकते हुए बोले तो वो खामोशी से उठकर बेडरूम की जानिब बढ़ गई। अपनी जगह से उठते हुए आलम शाह गर्दीजी मुस्तजाब के पास आ बैठे थे। फिर मजबूती से उसके कंधे पे हाथ जमाते उसे तसल्ली देने के से अंदाज में थपका। मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस अपना गुस्सा ठंडा करो। आज के बाद वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। उनका इशारा इब्तिसाम की जानिब था। अगले 1 घंटे तक वो वहाँ बैठे उसे समझाते रहे। वो जवाब दिए बिना बस चुप करके उनकी बातें सुनता रहा था। घड़ी में वक्त देखते हुए वो वापसी के लिए खड़े हुए तो मुलाजमा की इत्तला पे हुरिया उनसे मिलने के लिए बाहर पोर्च में आई। मैंने समझा दिया है, अब ठीक रहेगा। फिर भी कोई मसला हो तो फौरन मुझे कॉल करना। कुछ उल्टा सीधा बोले तो मुझे बताना, खुद उसके मुंह मत लगना। उसको साथ लगाकर थपकते हुए तसल्ली अमीज अंदाज में बोले थे। हुरिया ने इस बात में सर हिला दिया। इब्तिसाम को गुस्से से बेहाल देखती नूर अफजा ने घबराकर हुरिया को कॉल मिलाई थी। उससे पहले सिर्फ उन्हें शक था कि उसके मुस्तजाब के बीच फिर से कोई झगड़ा हुआ है, पर उसे कॉल करने के बाद उन पर इदराक हुआ था कि महज उनका वहम नहीं था और उनका खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। क्या बात है, मुझे ठीक से सच सच बताओ, परेशानी से बोली। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसपे वो यूं बार बार झगड़ रहे थे? उसको इब्तिसाम रुंधी हुई आवाज में उनको जवाब देती हुरिया ने रुककर अपना गला खंकारा। उसको इब्तिसाम भाई पे शक हो गया। उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर नूर अफजा बिल्कुल चुप हो गई। वो क्या बोल रही थी? किस बात का शक? है इब्तिसाम उसको पसंद करता था और वो जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाने के लिए बार बार मेरा नाम लेते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए पीछे दरवाजे की जानिब देखती हुई हुरिया रुंधे हुए लहजे में बोली थी। फोन पर उसकी परेशान घबराई हुई आवाज़ सुनते नूर अफजा को लगा जैसे हवेली की छत उनके सर पे आन गिरी है। अगर कोई शुबा था तो भी सही तो वो दूर हो गया था। फ़ोन कान से हटाते उन्होंने गायब दिमाग से कॉल एंड की। ये कैसा इदराक था? जुबान पर जैसे कुफुल लग गया था। रात के 10 बज रहे थे जब आलम शाह गर्दीजी इब्तिसाम के बेडरूम में आए। बेड पे चितलेटा वो खुली आंखों के साथ पलकें झपकाए बिना ऊपर छत को देख रहा था। उनके बीच बचाव करवाने के बाद वो जब से हवेली आया था तब से यूं ही उसी एक पोजीशन में वहाँ लेटा था। यहाँ तक कि चेंज करने की भी जहमत नहीं की थी। बेडरूम में आते ही निचले फ्लोर पे फेंका गया कोट हनूस वहीं पे पड़ा था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट की आसीन खैनियों तक फोल्ड थी। उसके नज़दीक बैठते उन्होंने उसकी बिखरी हुई हालत और ऊपर से किसी गैर मरी नुक्ते पर टिकी आंखों का तासुर देखा। ज़िद, गुस्सा, अना, गुरूर, शिकस्त, पता नहीं क्या कुछ था। इतनी पसंद थी तो पहले क्यों नहीं बताया? उसकी दीवानों जैसी हालत देखते हुए वो बोले तो आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। उनकी बात सुनकर भी वो यूं ही खामोशी से लेटा रहा। जवाब तो खैर उसने पहले भी उनके सामने कभी नहीं दिया था, ना ही कभी बदतमीजी की थी। हमेशा परेशानी में उनके साथ खड़ा रहता। ये अलग बात कि उसकी हरकतें ये उन्हें रुस्वा करने के लिए काफ़ी थी। उसकी हालत देखते हुए उनको बेसाख्ता दुख की शदीद एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया। नूर अफजा की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में गलती हो गई थी। अगर उन्हें अंदाज़ा होता तो पहले ही हुरिया की शादी मुस्तजाब की बजाय उसके साथ कर देते। उन्हें तो वो भी मुस्तजाब की ही तरह अजीज़ था, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही था। और मुस्तजाब तो उस वक्त हुरिया से शादी करना भी नहीं चाहता था। भूल जाओ उसे, ख़ानदान में एक से बढ़कर एक लड़की है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो तकलीफ से बोले, कंधे झुके हुए थे। सारा कुरूफर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। जवान औलाद भी बुढ़ापे में कैसे ख्वार करवाती थी, मुझे वही चाहिए। वो हल्की बेतासुर आवाज़ में बोला। सुनसी पथराई हुई आंखें उसी एक नुक्ते पे जमी थीं। ध्यान उससे हट क्यों नहीं रहा था? कैसा जज्बा था? वो खुद भी समझने से कासिर था। मोहब्बत थी या जिद? उसके अल्फाज पे आलम शाह गर्दीजी ने ठिठक कर उसको देखा। उसकी शादी हो चुकी है, वो अब किसी की बीवी है। एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए वो सख्ती से बोले थे। मसला तो सारा यही था कि जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था वो उनकी अपनी सगी नवासी थी, और जिसकी वो बीवी थी वो उसकी ही तरह उनका पोता था। वरना उनके लिए क्या मुश्किल था उसकी ख्वाहिश पूरी करना। अब बात अगर उनकी अपनी लाडली नवासी की ना होती तो शायद उसको उसका मनपसंद खिलौना दिलाने के लिए कोई भी हद पार कर जाते, पर यहाँ तो मुमकिन ही नहीं था। दूसरी तरफ वो उनका पोता था, उसका शौहर, जो उसके पीछे मरने मारने पर तुला था। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, तुम उसके सिवा जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, वो हारे हुए अंदाज में बोले। उनका जवाब सुनकर वो यूं ही सुनसे अंदाज में खामोशी से ऊपर बल्ब के गिर्द बनते हुए रोशनी के हाले को देखता रहा। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो कुछ चाहे और उसे हासिल ना कर पाए, और वही चीज़ उसकी नज़रों के सामने किसी और को मैसर हो, किसी और की मलकियत में हो। तुम जानते हो मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं है, पर यह मुमकिन नहीं है। वो मेरी नवासी है, उस घर की इज्जत है, उसका एक शौहर है, भाई है। मुझे उस उम्र में यूं जलील मत करो। उनकी आवाज़ में इल्तिजा थी। उनके आखिरी जुमले पे तो सामने इतनी देर में पहली बार पलकें झपकी। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बाकी सबकी तरह खुश रहो, मेरी तरह खातिर ये जिद छोड़ दो। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोले थे। ठीक है,
यूं ऊपर निगाहें टिका टिका उसने दो लफ्जी जवाब दिया। आलम शाह गर्देजी ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा, वो उन्हें जुबान दे रहा था, मतलब वो उसको भूलने पे, हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ने पे तैयार था। हाँ, वो उनके लिए ऐसा कर सकता था। उन्होंने फिर से उसका चेहरा देखा, फिर उसकी सुर्ख सी आंखें जिनमें नमी की रमक थी। वो कर्ब से उठे और झुके हुए कंधों के साथ बाहर की जानिब बढ़ गए। उसको तसल्ली देने के लिए फिलहाल उनके पास कुछ नहीं था। पहली बार उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम ठहरे थे। वो ना भी मानता तो उन्हें और हाल में हुर्रिया मुस्तजाब को यहाँ से कहीं दूर भेजना पड़ता, ताकि वो उनकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान बर्पा ना कर सके। वो बाहर निकले तो नूर अफ़ज़ा उसी जानिब आ रही थी। उनके चेहरे पर भी कमोबेश वही तासुरात थे, सदमा, दुख, बेयकीनी। वो बिखरा हुआ है, उसको समझाओ कि यूँ उसके पीछे खुद को अज़ियत मत दे, वो कर्व से बोले। नूर अफ़ज़ा के तासुरात ही उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो भी उनकी तरह सब कुछ जान चुकी हैं। उनकी साइड से निकलते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो हनूस उसी हालत में पड़ा था। अपने मन के भारी कदम उठाती नूर अफ़ज़ा उसके पास आ बैठी। फिर उसका शिकस्त खुर्दा चेहरा देखा। दिल में तकलीफ की एक शदीद लहर उठी थी। हुर्रिया को अपनी बहू और उसको अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश में क्या उन्होंने उसके मामले में खुदगर्जी दिखा दी थी? वो भी तो उन्हें बिल्कुल अपनी औलाद की ही तरह अजीज था। अगर अंदाज़ा होता तो शायद उन्होंने आहिस्ता से उसके माथे पे हाथ रखा तो निगाहों का जाविया बदलते हुए इब्तिसाम ने अपनी सुर्खी माइन आंखों से उनकी जानिब देखा। उसकी बेतहाशा सुर्ख पड़ती आंखों में पहली नमी देखकर वो बिल्कुल सुन हो गई थी। एकदम से करवट के बल होते हुए इब्तिसाम ने उनकी गोद में सर रख अपना चेहरा छुपाया। क्यों इतनी बेसुकूनी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी? क्यों कभी भी उसके हिस्से में वो खुशी और सुकून नहीं आता था जो उसके इर्द गिर्द दूसरों को मैसर था? उसके लिए क्या उस पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था? उनकी गोद में चेहरा छुपाए छुपाए उसने सख्ती से अपनी दुखती हुई आंखें मींची। उसको यूं तकलीफ में देखकर नूर अफ़ज़ा के चेहरे पे आंसू बहने लगे थे। उसको भूल जा, मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाती हुई वो मुल्तजी लहजे में बोली। तो आलम शाह गर्देजी के बाद उनकी ज़ुबान से भी वही मुतालबा सुनते आंखें मूंदे लेटे इस्तेफ़ान के लबों पे कर्बनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो भी उससे वही बात करने आई थी जो आलम शाह गर्देजी, मतलब उन्हें भी उससे ज़्यादा अपने बेटे की फ़िक्र थी, जैसे आलम शाह को गर्देजी को उससे ज़्यादा अपने पोते और नवासे की परवाह थी।